नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टडी ऑल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एमपी वर्ग 3 की एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। पहला क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करना है? 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 45 घंटे। यहाँ पर आप लगा देंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। क्या लागू नहीं होता? निःशक्त बच्चे, 6 से लेकर 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से लेकर 18 आयु वर्ग के बच्चे, या बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। क्या लागू नहीं होता? 14 से लेकर 18 आयु के बच्चे। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? किस रोग से पीड़ित है बताइए। तो दोस्तों, अगर पढ़ने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। थर्ड का आंसर आ जाएगा बी आंसर, बिल्कुल करेक्ट। थर्ड का बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। दोस्तों, वर्तमान में निःशक्त बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, संकेत शिक्षा, कोई नहीं। चलिए, चौथे का आंसर बताइए। चौथे का आंसर आ जाएगा समावेशी शिक्षा। यहाँ आंसर आएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपको बताना है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला दिया बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना। दूसरा दिया है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। तीसरा दिया है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। और लास्ट दिया है बच्चों में संवेगात्मक विकास करना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। क्योंकि आपको पता है कि गणित शिक्षण से ही तो हम क्या करते हैं? तार्किक चिंतन और समस्या समाधान, इसका भाव अपने अंदर लाते हैं। तो बच्चों के लिए भी यही करना हमारा कर्तव्य है या उद्देश्य है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एनसीटीई इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप है डियर, ये है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यहाँ आंसर लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? जो मानसिक मंदता होती है दोस्तों, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से लेकर 70 के मध्य होना। दूसरा दिया है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना। तीसरा दिया है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। और चौथा दिया है अंतरवैयक्तिक संबंधों इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना। तो मानसिक मंदता की विशेषता क्या नहीं है? तो जो नहीं है वो है अंतरवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ये इसकी विशेषता नहीं है। डी आंसर आपका बेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। दोस्तों, समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो निःशक्त बच्चे होते हैं, निःशक्त बालक होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो मैंने आपको बोला है कि कोई भी बच्चे रहे, किसी भी प्रकार के बच्चे रहे, वो समावेशित शिक्षा द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? रचनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? नहीं बोला है तो मैं आपको बता दूं, दूसरों के साथ झगड़ना। कभी भी आप दूसरों के साथ झगड़ोगे तो ये कभी भी आप नहीं बोल सकते कि ये प्रतिभाशाली होने का संकेत है। ये कभी भी प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो बी आंसर आपका करेक्ट आएगा 9वें का। 10वां देखते हैं, ध्यान से देखिए। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है दोस्तों पठन विकार से, है ना। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
11 ये पूछा जा रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कहाँ पर? अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तीसरा दिया है विशेष विद्यालयों में, और चौथा दिया है विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो कहाँ कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बालकों के साथ। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे। दूसरा दिया है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। तीसरा दिया है वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। और लास्ट दिया है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, ये किसकी विशेषता है? दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसकी विशेषता ये? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, ये किसकी विशेषता है? तो ये सृजनशील बालक की विशेषता है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 13 का सी आंसर। 14 देखते हैं, जो विशेष शिक्षा होती है वो किससे संबंधित होती है? मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से। दूसरा दिया है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ये कम है, ठीक है। फिर दिया है अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। और लास्ट दिया है पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो जो विशेष शिक्षा है वो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कम योग्यता विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। कहाँ करेगा? स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तिका में। तो जो भी बच्चा असंगठित घर से आता है, असंगठित घर का मतलब दोस्तों ऐसा घर होता है जहाँ पर माता पिता, भाई बहन, ये सब के बीच में झगड़ा चलते रहता है या तो इनके बीच में टकरार रहती है, उसी को बोलते हैं असंगठित घर से आने वाला बच्चा। तो असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। तो दोस्तों ये करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। यहाँ लगा देंगे आप बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप क्या करोगे? आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। दूसरा दिया है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। तीसरा दिया है आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। और लास्ट दिया है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा? तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आएगा आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का डी आंसर बेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा वाह कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो अगर बात करें दोस्तों कि वह कौन सा वाह कारक है जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है, तो यह है संस्कृति और प्रशिक्षण। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कमजोर वर्ग वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य क्या है? अगर हम बात करते हैं कमजोर वर्ग की या वीकर सेक्शन की, तो उस सेक्शन के बारे में बात करते हैं, उस सेक्शन के बालक के बारे में बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? पहला दिया है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। दूसरा दिया है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। तीसरा दिया है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं। और लास्ट दिया है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। तो कमजोर वर्ग किसको बोलेंगे हम? डी आंसर आएगा। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें 18 की, आंसर आ जाएगा डी आंसर। बात करते हैं दोस्तों 19 की। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। पिछड़े बालक कौन से बच्चे हैं? पहला दिया जिनकी सीखने की गति धीमी हो। दूसरा दिया है जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से लेकर 90 के बीच में हो। फिर दिया है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। और लास्ट ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालक कौन से बच्चे होते हैं?
तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। 20 देखते हैं। एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है? पहला दिया है पढ़ने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सीखने लिखने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता। तो देखो एलेक्सिया, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, ठीक है, तो ये दोनों ना पढ़ने की अक्षमता होती है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर। अब देखो डिसलेक्सिया भी पढ़ने की अक्षमता होती है, परंतु उसमें एक प्रॉब्लम रहती है, उसमें ये रहता है कि वो बिना मानसिक क्षति के होती है। ये ना आपको चोट लगने की वजह से अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो एलेक्सिया है, परंतु अगर आपको पढ़ने में ऐसे ही प्रॉब्लम है बिना चोट लगने के तो वो डिसलेक्सिया है। चलो अब देखते हैं 21। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? अगर हम बात करें साइजोइड वर्ग की तो उसमें किस प्रकार के बालक आते हैं? तो उसमें दोस्तों प्रतिभाशाली बालक आते हैं। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? पहला दिया देखो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, बुद्धि वाले बालक और लास्ट ऑप्शन है आपका सभी। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की तो 22 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ये सभी, मतलब जो पिछड़ा बालक है वो भी, प्रतिभाशाली बालक भी और बुद्धि बालक भी। यहाँ लगा देंगे डी आंसर। 23 देखो अपराधी बालक, जिसको हम डेलिंक्वेंट चाइल्ड बोलते हैं, ये जो है कौन है? जो असामाजिक कार्य करते हैं। दूसरा दिया है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, और थर्ड दिया है कि जो कक्षा में अव्वल आते हैं, और लास्ट दिया जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अगर बात करें 23 की तो 23 का आंसर आ जाएगा जो असामाजिक कार्य करते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं हम अपराधी बालक। यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए आंसर, ठीक है। चलो 24 देखते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। दोस्तों जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे रहते हैं, मतलब जो शारीरिक रूप से कैपेबल नहीं होते है ना, उनको क्या होता है? उनको डिसकैलकुलिया होता है, पहला पॉइंट, डिसलेक्सिया होता है, डिस्थीमिया होता है या डिसग्राफिया होता है। तो शरीर से अक्षम बालक को डिसग्राफिया होता है, यहां लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट 25 प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में आपको बताना है। स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा दिया है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक कह नहीं पाते। तीसरा दिया है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, और चौथा पॉइंट शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं डियर, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखो स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक कह नहीं पाते, ये भी बिल्कुल गलत है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। सबसे सही आंसर आएगा अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। चलिए तो यहां पर अगर आप बात करें 25 की तो 25 का आंसर आ जाएगा सी आंसर। 26 की बात करते हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा को वास और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। तो ये जो बच्चा है ये किससे संबंधित है? तो ये डिसलेक्सिया से संबंधित है। देखो वो सा को क्या लिखता है? सा को लिखता है वास, है ना, और न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखता है। मतलब उसको पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पढ़ने से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप किस में आते हैं? डिसलेक्सिया में आते हैं। सिंपल सी बात है, डी आंसर आपका करेक्ट आएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की 27। ध्यान से देखिए, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। एक शिक्षिका है, उसकी जो कक्षा है उसमें कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? बताइए। जो शारीरिक विकलांग बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना उचित होगा, बताइए। तो पहले दिया पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ये कहना। दूसरा दिया है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समय के साथ ही बच्चों से मदद ले सकते हैं। तीसरा दिया शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और लास्ट दिया है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर यह बताना है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो ये होगा आपका सी वाला, कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। इनको आप ये नहीं बोलोगे कि पोलियोग्रस्त, पहिया कुर्सी, ऐसा करके कुछ बोलोगे नहीं, आप उनको बोलोगे शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिगम निर्योग नहीं कर सकते ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तीसरा दिया शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। और लास्ट दिया अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो अगर बात करें 28 की तो इसका आंसर आ जाएगा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, यही आंसर आएगा। 29 डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है? मनोसामाजिक कारकों के कारण,
आनुवांशिक रचना के कारण, वातावरण अभिप्रेरणा के कारण, बी और सी का समायोजन। तो डैश के कारण प्रतिभाशालीता होती है, तो ये आनुवांशिक रचना की वजह से भी और वातावरण अभिप्रेरणा की वजह से भी। यहाँ पर आप लगा देंगे बी और सी का समायोजन। 30 देखो, गतिक कौशल में अधिगम को निर्योग्य मतलब गतिक कौशल मतलब जैसे मान लो कि आप जो है मांसपेशियों से संबंधित आपको विकार है ना, तो आप जो है वो किस विकार में आएगा ये, तो ये आएगा आपका डिस्प्रेक्सिया में। गतिक कौशल का मतलब ही होता है कि मांसपेशियों से संबंधित विकार, तो ये डिस्प्रेक्सिया में आता है दोस्तों। यहाँ पर आप लगा देंगे बी ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कितने कराए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।